नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में बगावत का सीरियल ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। पार्टी से कई कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं टूटी तो इस्तीफों की होड़ भी शुरू हो गई। रणजीत चौटाला से लेकर सावित्री जिंदल और लक्ष्मण नापा सरीखे दिग्गज पार्टी से किनारा कर चुके हैं। साथ ही ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, एमएलए सहित कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कई नेता दूसरे दलों का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि पार्टी के अंदर उठते बगावती सुर कहीं पार्टी के लिए बड़ी चुनौती तो नहीं खड़ी करने जा रहे? कैसे साधेगी पार्टी इस अंदरूनी विस्फोट को, यह सवाल है। तो महत्वाकांक्षाएं टूटी तो जाहिर सी बात है बगावत उठना लाजमी है। उम्मीद थी उम्मीदवारों को कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन 2 मंत्री सहित 9 विधायकों का जिस तरीके से टिकट काटा गया, उसके बाद नाराजगी उभर कर अब सामने आने लगी है। कल तक जो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के हर प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले के साथ होने की बात करते थे, हर कदम पर बीजेपी के साथ कदम ताल करने की बात करते थे, वो आज पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। अलग पार्टी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। टिकट नहीं दिया वापस तो बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये तमाम सियासी गुबार हरियाणा बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह कि बीजेपी इस विरोध को किस तरीके से साधेगी। क्या पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है? और अगर चुनौती हुई तो एंटी इनकम्बेंसी तो है एक चुनौती, साथ ही अंदरूनी विस्फोट क्या पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा और कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी ने अपनी पहली सूची देर शाम जारी कर दी, लेकिन उसके बाद गुरुवार के दिन की शुरुआत इस्तीफों से हुई। जहां एक ओर कई पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वहीं दूसरी ओर कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर डाली। बीजेपी में अब तक जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, उनमें रतिया से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण नापा शामिल हैं। इसी तरह बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करणदेव काम्बोज ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी को पत्र लिखकर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि कुछ दिन पहले बीजेपी में आए लोगों को टिकट दे दिया गया, जबकि बचपन से पार्टी के लिए काम कर रहे लोगों को दरकिनार किया गया। इस तरह दादरी से सुनील सांगवान को बीजेपी का टिकट नहीं मिला। जिला अध्यक्ष दादरी किसान मोर्चा विकास उर्फ भल्ले ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, गुरुग्राम बीजेपी के नेता जीएल शर्मा ने भी गुरुवार को दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर डाली। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। हम कल हरियाणा के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो समान विचार के जो पदाधिकारी हैं, कल रोहतक तलियार में हम बैठक होकर वहाँ रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस मेरा पुराना घर है, तो दीपेंद्र जी से मेरे पुराने संबंध हैं, इस नाते से मिल रहे। अब उस निर्णय के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ? जैसा होगा ना, कर्तम सो भुगतम, जैसा करे वैसा पाए। कोई बात नहीं है, मेरा कोई इस विषय में कोई अभी विचार नहीं। हम सब रोहतक में कल इकट्ठे हो रहे हैं। दरअसल सारा घटनाक्रम बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद सामने आया। बीजेपी की ओर से पहली सूची में 67 उम्मीदवारों को जगह मिली थी। इसमें कई विधायकों के टिकट काटे गए थे, जबकि कई ऐसे चौंकाने वाले नाम शामिल किए गए थे जो पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए, जेजेपी छोड़कर आए थे। उनमें से 3 लोगों को टिकट दे दिया गया, जिसमें देवेंद्र सिंह बबली को टोहाना से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि अनूप धानक को मैदान में उतारा गया। बीजेपी में अभी 23 उम्मीदवारों की और सूची आनी बाकी है। माना जा रहा है कि यह सूची अगले 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। अब 67 सीटों के नाम सामने आने के बाद नाराजगी इतने बड़े पैमाने पर है कि 23 उम्मीदवारों के बाद भी नाराजगी होना स्वाभाविक है। अब देखना होगा पार्टी इस नाराजगी को कैसे दूर करती है। ललित नारायण, टोटल न्यूज, दिल्ली।
तो पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। अब सवाल ये कि इस कलह को पार्टी किस तरह से साधेगी, ये बड़ी चुनौती पार्टी के लिए बनी हुई है। दरअसल जो इस्तीफों की झड़ी है उसमें रणजीत चौटाला, कर्णदेव कंबोज, शमशेर गिल, लक्ष्मण नापा और पूर्व मंत्री कविता जैन जैसे दिग्गज नेता हैं। अब सवाल ये कि जीएल शर्मा भी दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। बगावती सुर कहते क्या हैं और अब पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी मुश्किल ये खड़ी कर सकते हैं, ये सवाल है। महेश, किस तरीके की रणनीति अब पार्टी अपनाएगी? क्या यह अंदेशा था पार्टी को कि सूची जारी होगी तो महत्वाकांक्षाएं टूटेंगी और उसके बाद इस तरीके की बगावत देखने को मिलेगी? की आशंकाएं नहीं थी और हमें भी नहीं थी। हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और यहां पर चूंकि मोदी के कार्यकाल में हमने लगातार देखा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ किसी तरह की दलील अपील सुनी नहीं जाती थी। और मनोहर लाल खट्टर का वक्त भी हमने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में देखा है जहां पर किसी भी तरह की दलील अपील किसी विधायक के लिए, किसी मंत्री के लिए मनोहर लाल खट्टर से कर पाना मुमकिन नहीं था। यानी भारतीय जनता पार्टी में जो नीति और रीति बना दी गई उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती और खासकर उसकी तारीफ आप कर सकते हैं लेकिन उसकी नकारात्मक टिप्पणी करने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, इस कदर विस्फोट होगा, इस कदर जो लोग हैं टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी से दूर होंगे, इस बात की संभावनाएं नहीं थी, आशंकाएं नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान रहे थे कि किस तरीके से वो जो है टिकटों का ऐलान करें। टिकटों का ऐलान तो कर दिया लेकिन उसके बाद इस तरह की विस्फोटक स्थिति सामने आएगी, ये आशंका जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं थी। उन्हें लगा कि जो भी फैसला हम लेंगे उसे सिर झुकाकर मानने का काम यहां पर हर एक नेता को करना होगा, कार्यकर्ता को करना होगा। अपने संगठन पर इतना ज्यादा विश्वास यहां पर भारतीय जनता पार्टी को था कि संगठन ही यहां पर नेता को बनाने और खत्म करने का काम करता है। जिसके साथ संगठन चलेगा, पार्टी जिस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखेगी, वही विधायक बन सकता है, वही मंत्री बनेगा, वही सरकार में शामिल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का ये अति आत्मविश्वास, अति कह सकते हैं कि यहां जो एक तरीके की अनुशासन के नाम पर जिस तरीके का ऑर्डर यहां पर लागू किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी, इसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को नहीं थी, हमें भी नहीं थी। मुझे लगता है कि हवाओं का रुख बदलने की वजह से अब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने में घाटे का सौदा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिसे टिकट मिली वो चुनाव लड़ेगा, जिसे टिकट नहीं मिली वो कम से कम अपने भविष्य की राजनीति को सुरक्षित करे या फिर अपने बूते चुनाव मैदान में उतरकर अपने राजनीतिक भविष्य को बचाए रखे। देवेंद्र, बगावती सुर जो उठ रहे हैं, तमाम बड़े नाम जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं पार्टी को छोड़ रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लग रही है। पार्टी ने उम्मीद नहीं जताई होगी कि जब सूची आएगी तो जो कदम ताल करते थे उनके कदम अब भटक जाएंगे, दूसरे पार्टियों को तलाशने लगेंगे, अगले बगले झांकने लगेंगे। अब सवाल ये कि बगावती सुरों को साधना पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी प्रदेश में जूझ रही है, अपनों का जो नाराजगी है वो कितनी बड़ी साबित होगी, क्योंकि नायब सैनी कह रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नाराजगी दूर कर दी जाएगी। क्या यह संभव हो पाएगा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये कहूंगा, सूची आने से पहले अंदाजा था कि शायद फुल झड़ियां फूटेंगी, लेकिन यहाँ तो बम फूटने लगे हैं जी। दरअसल पिछले 4-6 महीने हरियाणा की राजनीति देखिए, सरकार को देखें, मार्च महीना था जब 12 मार्च का दिन मेरे को याद है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह सुबह मैसेज आ गए कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। 12 मार्च का दिन था। अनिल विज और तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गाड़ी में बैठकर गवर्नर हाउस पहुंचे, वो सारी बातें हुई। अचानक लोग इतने मीडिया को फोन आए कि अचानक हो क्या रहा है। 12 मार्च को इस्तीफा लिया गया मनोहर लाल जी का और उसी दिन शपथ दिलाई गई नई मुख्यमंत्री को, नए मंत्री को, आनंद फानंद में बहुत कुछ हुआ। और उससे पहले जेजेपी से गठबंधन को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही थी और मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, मंत्री बदले और जेजेपी के गठबंधन भी तोड़ दिया गया। इतनी जल्दी चीजें हुई, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि हो क्या रहा था। उसके बाद नायब सिंह जी सैनी बने, उन्होंने 77 दिन में, जैसा आप रिपोर्ट्स बता रही है, 77 दिन में
97 घोषणाएं कर दी, नई से नई घोषणाएं, और अभी घोषणाएं करने का दौर जारी था कि आचार संहिता लग गई। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन जिस तरीके से एक विवाद उठा, मुख्यमंत्री को लेके एक नेता ने टिप्पणी की कि ये कैसे मुख्यमंत्री जिनको ये नहीं पता कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो कुछ इस तरह की घटनाक्रम हुए, उससे पार्टी की मेरे को लगता है थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल रहा। और फिर जो निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे थे या जो मंत्री थे, रंजीत चौटाला थे, सबको अपनी अपनी पड़ गई, सबको अपनी अपनी पड़ गई। वो इस्तीफे देने लगे, बयानबाजी होने लगी। पिछले 4-6 महीने की राजनीति या सरकार के कामों को देखे तो कुछ अजीब तरह का माहौल था। अब यहां तक आते आते जिस तरीके से अब पहली सूची आई है और विरोध शुरू हो गया है, जिलों में छोटे से छोटे नेता जिस तरीके से उनसे आवेदन मांगे गए थे, कांग्रेस ने पहली मर्तबा ऐसा हुआ बड़े स्तर पर कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आप आवेदन करो। कांग्रेस ने शुरुआत की, ऑनलाइन की, ऑफलाइन की, 2500 निवेदन उनके पास आए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक एक जिले से 40-40 लोगों ने आवेदन किए। बीजेपी में भी यही हुआ, 250 आग्रह पहुंचे लिखित में कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के पास 2500। अब सवाल ये है कि इनको एडजस्ट कैसे किया जाए। महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, नेता खुश होने लगे, कार्यकर्ता खुश होने लगे कि मैं भी, मेरे नाम पर भी पार्टी विचार करेगी। तो अजीब तरह का 4-6 महीने से माहौल बना हुआ था। और बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही अब क्या हो रहा है, और अगला डर अब कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस की सूची आएगी तो मेरे को लगता है ऐसे ही हालात कांग्रेस के साथ भी नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर अस्थिरता का माहौल बन गया है चुनावी दौर में आते आते। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो परिस्थिति है, बीजेपी की लिस्ट आई, उसके बाद जो अब बगावते सुर देखने को मिले, विस्फोट पार्टी के अंदरूनी तौर पर जो चल रहा था, जिसकी चर्चाएं भी हम करते रहे, वो अब उभर कर सामने आने लगा। लेकिन डिसिप्लिन को लेकर बीजेपी जानी जाती है, वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आया। क्या वजह मानते हैं जो पार्टी में बगावत के सुर इतने प्रचंड हो गए, जो पार्टी को उसको संभालना एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जब आप कार्यकर्ताओं के मन की बात नहीं सुनेंगे तो ये सब तो होना ही था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल स्तर पर रायशुमारी की, वो उम्मीदवार कौन कौन से होने चाहिए, उनकी पसंद पूछा गया। क्या उस पर कोई अमल हुआ? क्या उनकी राय जो उनकी राय ली गई थी उस पर कोई संज्ञान लिया गया? और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कल सूची जारी हुई, जो प्रेस नोट है, उस पर 4 सितंबर की डेट है प्रेस नोट पर, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 अगस्त को माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के उपस्थिति में हुई। लेकिन उसके अंदर जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो तो 29 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही नहीं हुए थे। तो मतलब ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की पोल उस समय खुल जाती है। भाई 29 अगस्त की बैठक में जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें तो ऐसे कई नाम हैं जो 29 तक भारतीय जनता पार्टी में तो थे ही नहीं, बाद में शामिल हुए। तो ये एक बात है कि जब आपका मुख्यमंत्री डम्मी होगा, आपका प्रदेश अध्यक्ष डम्मी होगा, कार्यकर्ताओं की आवाज कहने वाला कोई नहीं होगा, तो ये स्थिति तो पैदा होगी। कार्यकर्ताओं का विस्फोट तो होगा ही होगा, कार्यकर्ताओं के मन की बात तो बाहर आएगी आएगी। अब देखिए, दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं जो कैडर के नहीं थे, वो कह रहे हैं कि हमारा वो पुराना घर है। जीएल शर्मा भी कह रहे थे कि मेरा पुराना घर है, मैं पुराने अपने घर में, मतलब जो लोग आए थे वो तो जाएंगे जैसे अब आ रहे हैं ऐसे जाएंगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चौटाला परिवार का कोई सदस्य नहीं है। आदित्य चौटाला ने भी इस्तीफा दे दिया, रंजीत चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 15 दिन के बाद तो उनको वैसे ही देना था, उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा था क्योंकि विधायक थे नहीं। तो इसलिए अब देखिए, अब क्या भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे बंसीलाल परिवार है, भजनलाल परिवार है, चौटाला परिवार तो खिसक गया। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी इस कुनबे को जोड़ने के लिए क्या क्या खेल करती रहेगी? जो अपने मूल कैडर के लोग हैं उनको भुलाती रहेगी, उनकी उपेक्षा करती रहेगी, उनकी बलि लेती रहेगी। देवेंद्र बबली जो एक दिन में आते हैं, जो राव नरवीर है, वो धमकी देते हैं, धमकी देने के 24 घंटे के बाद अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, टिकट मिल जाती है। जो कैडर के लोग हैं, जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, उनकी सुनवाई नहीं होगी तो उनके मन की पीड़ा तो बाहर निकलेगी। बिल्कुल देवेंद्र, जो परिस्थिति है अब जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, बगावते सुर कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के पास जाएंगे, कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कुछ कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस की जब सूची जारी होगी, जाहिर सी बात है इसी तरीके की परिस्थिति और इससे भी भीषण परिस्थिति देखने को मिल सकती है। जो अन्य मोर्चे जो बने हैं, जेजेपी एएसपी का, इनेलो बीएसपी का, क्या वो इसी फिराक में है कि बगावत हो और छिटक कर नेता उनके पास आए? क्या उनमें संभावना तलाशेंगे और दलों में ये जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, वो दूसरे दलों में जाएंगे? देखिए सौरभ,
कांग्रेस की जहां तक बात है, बीजेपी का एक पहला एपिसोड हमने देख लिया। पहली सूची आई, क्या हुआ अभी 24 घंटे नहीं हुए। मैं ये कहूंगा कल रात को 8 बजे आई थी सूची और 67 लोगों की सूची आई, पूरा शोर मच गया हरियाणा में। बीजेपी की पहली सूची आ गई, लोग टटोल रहे थे किसका नाम, क्योंकि हर आदमी को हरियाणा में भी राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे, जैसे यूपी में है। पिछले 5-7 साल से मेरे को लगा हरियाणा के लोग भी, पहले अपने जो व्यापारी थे, लोग थे, ज्यादा राजनीति से वास्ता नहीं था। 5-7 साल से जैसे यूपी के लोग हैं, साइकिल का पंचर भी लगाते हो तो राजनीति के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं। हरियाणा में भी अब ऐसे माहौल बन गया है, क्योंकि जब आदमी के पास संसाधन हो, जरूरतें पूरी हो, तो फिर राजनीति की तरफ पैसा आ जाए, प्रॉपर्टी हो जाए तो पावर की भूख जागती है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है आदमी की। तो हरियाणा में भी अब राजनीति को लेकर लोगों में दिलचस्पी पिछले कुछ सालों में बिल्कुल दिलचस्पी देखने को मिल रही है। अब रणनीति क्या बनेगी, किस तरीके का प्रदेश में सियासी माहौल होगा, इस सवाल है महेश। जो सियासी माहौल अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा उस पर सूची आई, लोग टटोल। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश, किस तरीके की परिस्थिति अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी, सियासत के हिसाब से बात की जाए, हरियाणा की राजनीति के हिसाब से बात की जाए तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी तो बैलेंसिंग की स्थिति में नजर आ रही है। तमाम जिन नामों पर सहमति बनी थी उन्हें बैलेंस किस तरीके से किया जाए, क्या किसी एक गुट की तरफ से बहुत ज्यादा जो है अधिकारों का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर फिलहाल तो बैलेंसिंग की स्थिति देखने को मिलेगी। और उससे भी बड़ी चिंता इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है वो गठबंधन को लेकर है। गठबंधन में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाए, किस तरीके से जो इस गठबंधन का स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। और कौन सी सीटें, सवाल यह है कि संख्या को अगर आपने तय कर भी लिया तो 90 में से कौन सी सीटें आप गठबंधन को देने जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए। और जिन सीटों को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी उन्हीं सीटों पर संग्राम होना भी तय है। कांग्रेस पार्टी के जीता उम्मीदवार वहां अपना नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल करेंगे और पूरे चुनावी गणित को बदल कर रख देंगे। आम आदमी पार्टी भले ही गठबंधन में सीटें यहां पर हासिल कर ले, लेकिन लोकसभा जैसी स्थिति आपको विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकसभा में जो लोकल पार्टिसिपेशन था या कहें कि दूसरा जो निर्दलीय खड़ा होने का जो ऑप्शन था वो वहां पर नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाता है। और जिस तरीके से आमने सामने की स्थिति थी इंडिया गठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, तो किसी निर्दलीय के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी निर्दलीयों के लिए बहुत बड़ी जगह मुझे हरियाणा प्रदेश में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। सूचनाएं, आशंकाएं इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने टिकटों को चयन को लेकर बड़ी गलती करने वाली है, और गलती होगी ही। वजह यह कि 2 और 3 जिताऊ उम्मीदवार एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पास हैं। किसी एक को टिकट मिलेगी तो 2 का बागी होना लाजमी है। अब यहां जो इंडिकेटर सामने आ रहे हैं उसमें उस बिना पर यह बात आसानी से कही जा सकती है कि अब ना तो कोई इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन में जाना चाहता है, ना ही कोई जेजेपी की टिकट लेना चाहता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात और थी जब कांग्रेस पार्टी से टिकट छिटकते ही यहां पर जेजेपी की टिकटें लोगों ने लपक ली थी। लेकिन अब किसी से भी अगर हम बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा है, चाहे सावित्री जिंदल का मैं जिक्र करूं, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, वहां आपका इंतजार होगा, लेकिन साफ तौर से मना कर दिया गया। कांग्रेस मेरा परिवार है, कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट की बात चलती है तो कांग्रेस की टिकट में ले सकती हूं, वरना निर्दलीय ही लड़ेंगे। इसके अलावा तरुण जैन जो कि जिला उपाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, और डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिलने के साथ ही ये सवाल उनके सामने भी रखा गया कि आपके पास तो दुष्यंत का फोन भी आएगा, अभय सिंह का फोन भी आएगा, और दोनों के आमंत्रण आए भी। तरुण जैन को दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से आमंत्रण दिया गया कि वो उनके गठबंधन की तरफ से जो है चुनाव मैदान में ताल ठोक दें, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया। यहां दोनों गठबंधन यानी बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन, इसके अलावा जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, लोग इन गठबंधनों को चुनने की बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर विकल्प मान रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर आने वाले, कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर आने वाले, कांग्रेस पार्टी छोड़कर आने वाले भले ही निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक दे, लेकिन इन दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार बनने के लिए तैयार
नहीं है। वजह कि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को चौटाला परिवार से अलग कर लिया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ इनके परिवार की जो एक्सेप्टेंस है वो घटती हुई नजर आ रही है, इनके नाम पर वोट हासिल नहीं हो पा रहा है। और इस बात को तमाम पार्टियां छोड़कर आने वाले लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ अगर गए भी तो जो वोट आपको मिल रहा है हो सकता है कि वो भी लोग देने से इनकार कर दें। तो ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ना ही ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी में भी अगर टिकटों के चयन को लेकर बड़ी गलतियां की गई तो मुझे लगता है कि अगली जो विधानसभा हरियाणा प्रदेश में होगी उसमें बड़ी तादाद निर्दलीय विधायकों की होगी। वीरेंद्र जी, हमने हरियाणा की सियासत में देखा टिकटों से पहले भी टिकटों को लेकर नूरा कुश्ती हुई, अपने अपने दावे ठोके गए। महत्वाकांक्षाएं सभी उम्मीदवारों की पूरी नहीं हो सकती, ये बात स्पष्ट है, लेकिन सवाल ये कि जो चुनाव पार्टी ने किया है और उस चुनाव के आधार पर जो बगावती सुर आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि स्वयं का हित, स्वयं का स्वार्थ पार्टी हित से ऊपर होता कुछ उम्मीदवारों के लिए नजर आ रहा है, और बगावत शायद यही एक वजह है कि पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा। देखिए, मतलब पार्टी के जो लोग देख रहे कि पार्टी न्याय नहीं कर पा रही। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पलवल से गौरव गौतम को टिकट दिया है। गौरव गौतम कौन है? जो डॉक्टर अनिल जैन हरियाणा के प्रभारी थे, उनके पीए हुआ करते थे। 2019 में भी टिकट मांग रहे थे, तब भी टिकट नहीं दी। क्या वो करण दलाल का मुकाबला करने में सक्षम है? क्या सर्वे में उनको इतना प्रभावी बताया गया है? और इस तरह से समाल का मनमोहन बढ़ाना को जो है पार्टी ने मैदान में उतारा है। ये मनमोहन बढ़ाना 2009 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे समालका से, तब 8300 वोट आए थे। मतलब बहुजन समाज पार्टी से इनकी जमानत जब्त हो गई थी, समालका से बाहर के हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये सर्वे में दिखाई नहीं दिया? तो ये माना जा रहा है। देखिए, जब कार्यकर्ताओं के अनुकूल निर्णय नहीं होंगे और कोई वहां पर दिल्ली में बैठकर जो नेता है वो हरियाणा की भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, और कोई नेता ही नहीं है हरियाणा का, कोई नेता इसमें दमखम वाला नहीं है जो ये स्टैंड ले सके, कार्यकर्ताओं के हितों की बात कर सके, कार्यकर्ताओं की आवाज बन सके। सभी जो है एक अपनी अलग भूमिका में है, सबको अपनी अपनी टिकट की पड़ी है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत नुकसान होने वाला है। हरियाणा के चुनाव प्रभारी विप्लव देव ये कह रहे हैं कि हर जाति समीकरण को साध कर ये सूची जारी की गई है, जाटों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। शुरुआत में हमने देखा कि गैर जाट राजनीति के तहत बीजेपी काम कर रही थी, उसकी मैकेनिज्म को इस तरीके की थी कि गैर जाट पर ज्यादा फोकस कर रही थी, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनिक को बनाने की बात हो, और उसके बाद ओबीसी और दलित समुदाय के क्षेत्रों में जाटलैंड में, गैर जाटलैंड में दलित लोगों के बीच में पैठ बनाने की बात हो। सवाल ये कि इस बार जो रणनीति है वो सोची समझी है, और जो विप्लव देव कह रहे हैं उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं कि पार्टी ने सभी हितों का ध्यान रखा, जो सूची जारी हुई उससे सभी वर्ग साधने की कोशिश पार्टी कर रही है, क्या कुछ स्थिति लग रही है वीरेंद्र जी? देखिए, ये सभी पार्टियां दावा करती हैं। टिकट वितरण के बाद विप्लव देव ने दावा किया, ईमानदारी से किया है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तो जो है कि लक्ष्मण नापा कह रहे हैं मेरी टिकट क्यों काटेगी, मैं तो अपने बंजारा समुदाय का एकमात्र विधायक था। तो देखिए, सबका जिसकी टिकट कटती है उसे दर्द होता है, और ये बात है कि पार्टी सबको एडजस्ट करने का कहां तक प्रयास कर पाएगी। लेकिन अगर आप कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसले करेंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होता है कि मेरी बात सुनी गई है। अब आप किसी को बाहर से लाके पैराशूट उतार देंगे, स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर देंगे, क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं में इतनी क्षमता नहीं है? तो मतलब इतने वर्षों की वो जब तैयारी कर रहे थे तो पार्टी की क्या भूमिका रही? अब उनको क्या लगेगा कि पार्टी ने मेरी उपेक्षा कर दी? देखिए, पार्टी के स्तर पर कुछ निर्णय गलत हुए हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, लोगों को भी दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी दिखाई दे रहे हैं, और नेताओं को भी दिखाई दे रहे हैं। समस्या यह है किसी भी नेता की यह बात कहने की हिम्मत नहीं है, नैतिक सांस नहीं है, क्योंकि सबको पता कि मुझे मेरी टिकट मिल गई है, दूसरे की टिकट की चिंता मैं क्या करूं? संगठन की चिंता नहीं है। जो दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने फैसला किया है उनको हरियाणा की मूल भावनाओं की जानकारी नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से वो मिले नहीं है, बंद कमरे में बैठे हैं, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं की उनको जानकारी नहीं है, जनता में क्या छवि है। अगर इस आधार पर, सर्वे के आधार पर ये निर्णय ले रहे हैं तो ये सर्वे भी वास्तविकता नहीं है, ये सर्वे भी फर्जी है, बाद में पार्टी को पछताना पड़ेगा। और ये एक बात और भी है, प्रदेश इकाई की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये केंद्र का फैसला है, उसके लिए जवाबदेही केंद्र के नेताओं की है, प्रदेश के नेताओं का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार ये फैसले हुए नहीं है। बिल्कुल, अब आने वाले समय में पार्टी इस जो पशुपेश की स्थिति है इससे कितना उबर पाती है, किस तरह की रणनीति बनाती है? हालांकि मुख्यमंत्री तमाम दावे कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट है, एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन दावों में हकीकत कितनी है ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बगावत शुरू हो गई है। तमाम बड़े नेता रणजीत चौटाला हों और सावित्री जिंदल हों, करणदेव कंबोज हों और तमाम लक्ष्मण नापा हों, ये तमाम बड़े नाम हैं जो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं।
अब सवाल यह कि आगे की रणनीति पार्टी किस तरह बनाएगी, विधानसभा के रण में इनकी बगावत को कैसे साधेगी, कैसे उनको वोटों में तब्दील करेगी, बड़ी चुनौती। अभी कांग्रेस की लिस्ट भी आएगी, उस समय कांग्रेस के अंदर किस तरीके की स्थिति होगी, देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा, हरियाणा की सियासत इस वक्त बेहद दिलचस्प होती जा रही है। अब आगे सियासी सूरमा किस करवट बैठेंगे, सियासत हरियाणा की किस करवट बैठेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।